बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे, फार्मूला देखेंगे और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है इसको देखेंगे, यूनिट देखेंगे और फिर एट द एंड हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये फ्लक्स बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 13 में। तो ये सारी बातें उसी के साथ रिलेट करती हैं, उसी से मिलती जुलती हैं। तो ये जो टॉपिक है ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये कम नहीं आता है, आता ही नहीं है। और शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसको हम सिम्बोलिकली फाई बी से लिखते हैं। और सबस्क्रिप्ट में देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो बी फॉर इधर मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इधर हो जाएगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए हमने चैप्टर नंबर जब 12 पढ़ा था वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फैक्ट। दोनों में मिलती जुलती बातें हैं, कुछ इनमें इतना ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है। एक ही बात है, एक ही कंसेप्ट हो रही है दोनों में। उधर हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड है। यानी अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, अगर मैं यूँ लेट कर लूँ कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया है और इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो मैं यहाँ पे रेड कलर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लेता हूँ। ये इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है और देखें ये परपेंडिकुलर है, सरफेस के इनसाइड पास कर रही है और परपेंडिकुलर भी है इसके, मतलब मैक्सिमम पास करेगी। और यहाँ पे नॉर्मल एरिया ड्रा करते हैं और हम जानते हैं जो नॉर्मल एरिया हम ड्रा करते हैं वो इसकी सरफेस के पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेता हूँ और इस परपेंडिकुलर लाइन का नाम एन हैट, यानी ये नॉर्मल है। ठीक है, और अब देखें नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। और ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, ये बहुत कंपल्सरी होना चाहिए। अगर फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल लाइन दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अलॉन्ग होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये है कि जो नंबर ऑफ लाइंस किसी पर्टिकुलर या सर्टन एरिया में से पास करती हैं, उस नंबर ऑफ लाइंस को हम नाम रख देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे 3 लाइंस पास कर रही होती तो 3 फ्लक्स होना था। अगर 10 लाइंस पास करती तो हमने कहना था 10 फ्लक्स होना था। और फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, तो यहाँ पे वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। और मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर किसके इक्वल होता है, ये भी हम फार्मूले से देखेंगे। डेफिनेशन इसकी होगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखें इसकी डेफिनेशन होगी, हम इधर फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला इसका जो हम लिखेंगे उसके फार्मूले को हम लिखेंगे फाई बी इज इक्वल टू फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, स्केलर आंसर आता है, मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं होती। अब देखें स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया को हमने वेक्टर एरिया लिया हुआ है, मतलब डायरेक्शन एन हैट बनाई हुई है। दोनों ही डायरेक्शन रखते हैं, वेक्टर की भी डायरेक्शन है, वेक्टर एरिया की भी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। लेकिन फ्लक्स की जब बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन ही नहीं होती। ये क्या बात हुई, देखिए यार, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लेट करें कि वाटर किसी दरिया में, रिवर में फ्लो कर रहा है। ठीक है, वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, लेट करें यू राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन तो है, इस वक्त वाटर फ्लो कर रहा है। लेकिन वही वाटर जब एक जगह पे रुक जाएगा, स्टे कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो वो जो स्टॉप वाला वाटर होगा, फ्लो नहीं कर रहा, वो एक जगह पे रुका हुआ है, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है, मूव नहीं कर रहा किसी डायरेक्शन में, तो ये अब स्केलर हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। सिमिलर इधर भी ऐसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उस एरिया के अंदर पानी की तरह इकट्ठी होती हैं। क्या होती हैं, कलेक्टिव बिहेवियर देख रहे होते हैं, जो कितनी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इकट्ठी हैं। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं कितनी कलेक्टिव बिहेवियर, डायरेक्शन को हम नहीं देख रहे होते। तो वो जो कलेक्टिव बिहेवियर स्टे की होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एरिया के अंदर, उसको हम फिर क्या कहते हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन को हम कंसिडर नहीं कर रहे होते, जैसे
हम कह रहे हैं कि वाटर स्टे किया होता है, रुका होता है। अच्छा देखें यहाँ पे इसका यूनिट लिखना है, ये डॉट प्रोडक्ट है, फॉर्मूला हमने ड्राइव नहीं किया, डायरेक्ट लिखना है, हमारी बुक में डायरेक्ट है। अब इधर देखें इसको हमने लिखना है कि ओपन करें, डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, फर्स्ट में आप पढ़ के आए हुए हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, बी ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया। अब यहाँ पे मैंने वेक्टर एरिया बोला है, वेक्टर नहीं बोला, ये भी आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी हमने बात की थी। अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास एलिमेंट है, इसकी ये जो सारी वैल्यू है इसको हम एरिया कहेंगे, और इसके ऊपर अगर मैं डायरेक्शन ड्रा कर दूँ तो ये नॉर्मल आ जाएगी। तो नॉर्मल और मैग्नीट्यूड दोनों को मिला के हम कहेंगे वेक्टर एरिया। यानी मैं यूँ लिखता हूँ, ये वेक्टर एरिया है और इसके अंदर क्या होगी, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगी और साथ इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो ये मैग्नीट्यूड क्या है, ये एरिया, सरफेस एरिया इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड को, और ये इसका सरफेस एरिया होगा। और साथ इसके ऊपर क्या आ रही है, एन हेड डायरेक्शन आ रही है, नॉर्मल आ रहा है और ये डायरेक्शन बता रहा है, और इन दोनों को कंबाइन क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इधर फिर एरिया नहीं कहेंगे, वेक्टर एरिया कहेंगे, कहेंगे थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। हाँ, अगर आप वेक्टर एरिया नहीं बोलना चाहते तो वेक्टर एरिया की जगह फिर वेक्टर एरिया की जगह क्या बोल दें, इसकी डायरेक्शन एन हेड बोल दें, तो या एन हेड या नॉर्मल बोल दें, हम फिर कहेंगे थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल। तो फिर भी बात क्लियर है। अच्छा, ये हमने देख लिया, इसका फॉर्मूला हमने देख लिया। अब देखना चाहते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है ये कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मैक्सिमम अगर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो कोस एंगल आप देखें 0 डिग्री पुट करेंगे, ये हमने लास्ट टाइम भी बातें की हुई हैं। कोस 0 पुट करके देखें क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, और बी ए क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स कहलाएगा। ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई, और इस हम फ्लक्स को कहेंगे कि ये मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब देखें इस मैक्सिमम फ्लक्स के फॉर्मूले से हम एक बात और बता सकते हैं, वो क्या है कि यहाँ से अगर मैं B का फॉर्मूला ड्राइव करूँ तो B का ये हम फॉर्मूला बना सकते हैं। B क्या आएगा, B इज इक्वल टू A डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ, तो क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू फ्लक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय A आ जाएगा। अब इस B का नाम हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला क्यों क्या आ रहा है, फ्लक्स डिवाइडेड बाय ए आ रहा है। तो एरिया किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या आ रही है, फ्लक्स आ रही है। फ्लक्स के नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, तो वो जो एरिया के अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ रही हैं उसका नाम रख दिया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और लास्ट में हमने पढ़ा था, इससे पिछले टॉपिक में लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने, मैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहेंगे क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, और स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूँ समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा हैं तो उसका नाम क्या रख देंगे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है तो वहाँ पे हम जनरली इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। ठीक है, जनरली बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी स्पेस में, ठीक है, काम ज़्यादा हो रही है, स्ट्रेंथ की बात कर रही है, मैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, अगर हमने पर्टिकुलर एरिया कंसिडर कर लिया है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम ज़्यादा हो रही हैं तो उसको हम नाम दे देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और इसका यूनिट भी आप निकालें, देखें क्या यूनिट बनेगा। अगर आप इसका यूनिट देखेंगे तो इसका यूनिट हम लिखेंगे, फ्लक्स का यूनिट हम जानते हैं वेबर होता है और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो देखें इसका यूनिट हमने क्या निकाल दिया, इसका यूनिट आ गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूं इसका यूनिट हमने लिख दिया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट बन गया। अब इसका एक और यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, अब देखें इधर फ्लक्स का यूनिट हमने पहले देखा, इधर फ्लक्स का अगर मैं यूनिट लिखूं तो फ्लक्स का यूनिट क्या बनेगा, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, और वेबर किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, और ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है।
तो फ्लक्स का यूनिट हुआ है, इसका यूनिट क्या है, वेबर है, और वेबर किसके इक्वल है, टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब इधर से ही हमने देखा ये इधर वेबर आ रहा है, तो वेबर किसके इक्वल है, वेबर इक्वल है टेस्ला मीटर स्क्वायर, और साथ इधर क्या आ रहा है, पर मीटर स्क्वायर। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या बच गया, यहाँ पे टेस्ला बच गया। तो फिर मैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा यूनिट क्या हुआ, इसका जो दूसरा यूनिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, टेस्ला। पहला यूनिट क्या आ रहा है, ये लिखा हुआ है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको इधर यूं भी लिख लेते हैं पावर नेगेटिव करके मीटर्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके दो यूनिट हो गए हैं। और टेस्ला किसके इक्वल होता है ये भी हम जानते हैं, टेस्ला इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, और ये इसका तीसरा फार्मूला हो गया। और तीनों फार्मूले याद रखने हैं, ये पेपर में आ सकते हैं, और लाहौर बोर्ड में ये एमसीक्यूज बन के आती है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, ये हमने देख लिए, फ्लक्स का यूनिट देख लिया, फ्लक्स किसका यूनिट किसके इक्वल होता है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट देख लिया। डेफिनेशन अगर हम करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, तो डेफिनेशन यूँ करेंगे, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फुल नेम है। ठीक है, तो ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है इस टॉपिक के लास्ट लाइन्स में। अच्छा, अब देखें, ये हमने देख लिया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और अब देखते हैं कब फ्लक्स मिनिमम होगा। अब मिनिमम पे चलते हैं, तो मिनिमम फ्लक्स हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए अच्छा देखें, मैंने इसकी डायग्राम तो ड्रा ही नहीं की। अगर मैक्सिमम हो तो देखें, एक्चुअली में मैंने डायग्राम ड्रा कर दी हुई है, ये यहाँ पे हम देख कर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, इधर हमने कहा ना ये थीटा जो एंगल होता है ये किनके दरमियान होता है, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया या नॉर्मल कहेंगे। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इधर मिनिमम फ्लक्स कब होगा। तो इधर अगर मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर लूँ, स्टूडेंट्स ये ज़रा गौर से इसको देखें। इस डायग्राम में अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो सरफेस आ रही है ये हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है। ठीक है, और अब इस पे नॉर्मल ड्रा करें, परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये लाइन आएगी। ठीक है, और इसको कहेंगे एन हैट, और यूं लेट कर लें कि अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल पास कर रही है। अब इसके अंदर से नहीं पास कर रही, ये इसके ऊपर से सरफेस के पैरेलल पास कर रही है। तो जब पैरेलल पास करेगी तो इसके अंदर से पास ही नहीं कर रही, तो फ्लक्स भी नहीं होगा। ठीक है, फिजिकली हमने देख लिया, फ्लक्स तो उसको कहते हैं जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करें। अब तो इसके अंदर से पास ही नहीं कर रही। तो एंगल अगर हम देखें तो एंगल कितना बन रहा है, नॉर्मल का और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो आप फॉर्मूले में पुट करें ज़रा, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, बी ए कॉस 90 डिग्री, और cos 90 किसके इक्वल होता है, हाँ हम जानते हैं कि cos 90 0 के इक्वल होता है। 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। इस 0 फ्लक्स को हम कहेंगे मिनिमम, फिजिक्स में इस 0 को हम मिनिमम का नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर आ जाता है -1, तो -1 मिनिमम नहीं है, 0 मिनिमम है। माइनस तो ऑपोजिट डायरेक्शन को बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ठीक है, इधर जस्ट हमने क्या देखना है, 0 जब आ जाएगा तो इसको मिनिमम हम कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने टॉपिक देख लिया जिसमें हमने ये इसको डिफाइन किया, फार्मूला देखा और 2 केसेस देखे। अब हम इसकी एक एमसीक्यूज कर लेते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। एमसीक्यूज में फर्स्ट देखें, फॉरवर्ड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन एंगल को भी कहते हैं, उसकी ओरिएंटेशन उसकी तरतीब को कहते हैं किस एंगल पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। फॉरवर्ड ओरिएंटेशन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम, किस ओरिएंटेशन के लिए या किस एंगल के लिए फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो बताएं 0, 90 या 270 या ऑल ऑफ दीज। 0 अभी हम करके आ रहे हैं, cos 0 1 होता है तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, ये अभी करके आ रहे हैं, cos 0 1 तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। ये एक ऑप्शन होगी। दूसरी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज जब भी आए तो फिर सब चेक करनी पड़ती है हमें। तो 90 cos 90 0 फ्लक्स 0 हो जाएगा, ये नहीं आएगी। cos 270 0 तो ये भी नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर ऑल ऑफ दीज नहीं आएगी, तो इसका मतलब फिर ये राइट, ये वाली ए ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। दूसरी एमसीक्यूज में देखें, लूप इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। लूप क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के इधर उसने कहा परपेंडिकुलर। लूप, ये लूप जो मैंने डायग्राम ड्रा की थी प्लेन की, ये लूप इसको कंसिडर कर लें।
तो फ्लक्स क्या होगा, ये लेट कर लें, ये लूप है, ये क्लोज पाथ, ये लूप है, ठीक है। इस लूप को वो कह रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मैं यूँ लेट कर लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, इसको यूँ बना लेते हैं, इस तरह ईजी हो जाएगा, लूप को इस तरह वर्टिकल ड्रा कर लेते हैं। अब इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ड्रा कर लेते हैं, ये मैंने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ड्रा कर ली। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड और ये लूप दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ये उसने कहा, ठीक है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है लूप को और मैग्नेटिक फील्ड को। अब कहता है फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स बताएं क्या होगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 90 डिग्री एंगल बढ़ रहा है और कोस 90 क्या हो जाता है, ज़ीरो, कोस 90 ज़ीरो होगा तो फ्लक्स ज़ीरो होगा, तो आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखिएगा, मैंने आपको बताया था, इधर अगर आप देखें, आपको बता के आ रहा हूँ कि एंगल किसके दरमियान होता है, नॉर्मल के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होता है, सरफेस का एंगल नहीं होता। इधर उसने हमें थ्योरी में एमसीक्यूज में सरफेस का एंगल दिया है, ये इसकी सरफेस का एंगल है, नॉर्मल का नहीं है। नॉर्मल तो हमें ड्रा करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करता हूँ तो नॉर्मल तो ये आएगा, ये से मैं रेड कलर में शो कर रहा हूँ, तो नॉर्मल का और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल देखें, दोनों पैरेलल है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है। चाहे सरफेस का एंगल 90 डिग्री है, वो तो हमने लेना नहीं, बाय डेफिनेशन हम फार्मूले में कहते हैं थीटा हमेशा नॉर्मल और फील्ड का है, तो सरफेस का चाहे जो मर्जी हो, हमें उसे कोई गर्ज नहीं, तो एंगल 0 आएगा। अब लगाएं, यही बात हो जाएगी, cos 0 क्या होगा 1, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा मैक्सिमम, तो अगेन क्या आ जाएगा मैक्सिमम। एक्चुअली ये ऊपर वाली ही बात थी, बस उसको मॉडिफाई करके आके को पूछ लिया ताकि आप इसको मिस्टेक ना कर सके, ठीक है। अब एक और एमसीक्यूज पूछ लेता हूँ। अगर आपसे कहा जाए फॉर व्हाट ओरिएंटेशन द फ्लक्स इज बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, वो कौन सी ओरिएंटेशन है जिस पे फ्लक्स मैक्सिमम का हाफ हो जाता है, ठीक है। ये मैंने लिखी नहीं है लेकिन वैसे अब बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ cos 60 डिग्री, अब देखें मैंने इधर लगा दिया cos 60 डिग्री, और हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का आंसर क्या होता है, 1/2 होता है, और 1/2 इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, BA/2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो BA को तो हम कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स, और डिवाइडेड बाई 2 है तो हाफ कह देंगे, तो फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम का हाफ हो गया है, किस एंगल पे, 60 डिग्री पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आज आपको करवाई। तो ये आज हमने फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स देख लिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।